WTRLAB डूपो, मौलिक देवता CH 3/1931 0.16% है। 3 अध्याय 3 गु शियाओ की उत्पत्ति। आई मॉडल जेमिनाई -2.0 योजक चिन्ह FLESH। एक सफ़ेद वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और गु युआन से बोला। उसका स्वर गंभीरता तथा दृढ़ संकल्प से भरा था। इस बूढ़े व्यक्ति की पहचान सरल नहीं थी। वह गु दाओ था, जो गु वंश के 3 अमर व्यक्तियों में से एक था तथा गु वंश में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। उनके शब्दों में स्वाभाविक रूप से बहुत वजन था। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, गु युआन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, बड़े गु दाओ, निश्चिंत रहें, जियाओ एर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं स्वाभाविक रूप से उसे गु दुनिया से जाने नहीं दूंगा। कृपया पहले बैठ जाएं। गु दाओ ने राहत की सांस ली और बैठ गए। गु युआन ने आसपास के माहौल को देखा। उसकी आंखें थोड़ी बदल गईं। गु शियाओ का जिक्र करते हुए उसे गु शियाओ के जन्म का दृश्य याद आ गया। उस दिन सुबह का समय था जब वह गु दुनिया में एक पर्वत शिखर पर बादलों के समुद्र को देख रहा था। अचानक पूरा मध्य महाद्वीप अकारण ही कांप उठा। आकाश चमकदार रोशनी से भर गया। शुभ रंग फैल गए। आकाश से मीठी ओस की बूंदें गिरने लगीं, जबकि जमीन से अनगिनत सुनहरे कमल उगाए। पूर्व से एक धुंधली बैंगनी आभा आए, जो 30,000 मील तक फैली हुई थी, निरंतर और अखंड। गु दुनिया में रहते हुए भी वह अभी भी ऐसा आश्चर्यजनक दृश्य देख सकता था। वह चौंककर तुरंत स्रोत की ओर दौड़ा। गंतव्य पर पहुंचने पर जिस चीज ने तुरंत उनका ध्यान आकर्षित किया, वह था आकाश से उतरता एक विशेष रूप से चमकदार 12 रंगों वाला कमल का फूल। ये कमल का फूल लगभग 3 मीटर व्यास का था, जिसमें 12 पंखुड़ियां थीं। प्रत्येक पंखुड़ी अलग अलग रंगों की थी, जो सर्वोच्च कुलीनता की आभा बिखेर रही थी। वह आभा इतनी प्राचीन और डरावनी थी कि अपनी सर्वोच्च 9 सितारा डुशेन शक्ति के साथ भी वह थोड़ा कांपने लगा। प्रतिरोध का कोई विचार नहीं जुटा सका। वह नहीं जानता था कि यह आभा कितनी शक्तिशाली थी, लेकिन वह जानता था कि यह कम से कम डूडी क्षेत्र में थी, क्योंकि कम से कम डूडी क्षेत्र की आभा एक शीर्ष 9 सितारा डुशेन विशेषज्ञ को डर का एहसास कराती थी। 12 पंखुड़ियों के मध्य में, कमल के मंच पर, एक गोरा और स्वच्छ शिशु था, जो शानदार प्रकाश बिखेर रहा था, और यह शिशु वर्तमान गु शियाओ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने गु शियाओ के असाधारण स्वभाव को महसूस किया था, इसलिए वह गु शियाओ को जल्द से जल्द गु दुनिया में वापस ले आया। गु शियाओ की उत्पत्ति अत्यंत रहस्यमय थी। उनके जन्म से होने वाली घटना प्राचीन पुस्तकों में दर्ज सम्राट तोऊ शे के स्वर्गारोहण की घटना से भी अधिक आश्चर्यजनक थी। इसके अलावा वह कई वर्षों से 9 सितारा डुशेन के शिखर पर फंसा हुआ था और सम्राट बनने की तीव्र इच्छा रखता था। उसने गु शियाओ की पहचान के बारे में खास अनुमान लगा लिया था। क्या वह स्वर्ग से उतरा कोई दिव्य बालक था या प्राचीन डूडी का पुनर्जन्म? सच कहूं तो उसे यकीन नहीं था, लेकिन चाहे जो भी हो, गु शियाओ की आश्चर्यजनक उत्पत्ति और रहस्य ने उसे संदेह में डाल दिया था कि गु शियाओ सम्राट बनने का अवसर ढूंढ रहा होगा। इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से गु शियाओ को गु दुनिया से आधा कदम भी बाहर नहीं जाने दिया। आखिरकार वह अकेला व्यक्ति नहीं था जिसने गु शियाओ के अस्तित्व को महसूस किया था। कुछ लोग तो कदम उठाने के लिए तैयार भी हो सकते थे। कबीले के नेता, चूंकि युवा मास्टर गु जियाओ गु दुनिया को नहीं छोड़ सकते हैं और आप मिस जुन एर को मजबूर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ये बूढ़ा आदमी सुझाव देता है
कि हम मिस जुन एर की जगह लेने के लिए कबीले में किसी अन्य उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करें। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अभी भी जियाओ परिवार से टोशे प्राचीन सम्राट जेड को प्राप्त करने की आवश्यकता है। गु युआन की बातें सुनकर एक बुजुर्ग बोला। जैसे ही ये शब्द निकले, अन्य बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया और इसे दोनों पक्षों के लिए जीत वाला समाधान माना। फिर हम एल्डर गुलिन के सुझाव का पालन करेंगे और जितनी जल्दी हो सके एक उम्मीदवार का चयन करेंगे। जब समय आएगा, मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें जियो परिवार के पास भेजूंगा और समस्या बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। गु युआन ने अपनी उंगली से मेज पर थपथपाते हुए अंतिम निर्णय लिया। हम समझते हैं, बुजुर्गों ने एक स्वर में उत्तर दिया। ठीक है, तो आज की बैठक यहीं समाप्त होती है। विदा, गु युआन ने कहा। उसका चेहरा चमक उठा और वह सीधे मौके से गायब हो गया। बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे पीछे हट गए। दूसरी ओर गु शियाओ और गु जुना अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क के किनारे चल रहे थे। हल्की हवा चल रही थी, जिससे फूलों की सुगंध फैल रही थी, जिसकी समृद्ध सुगंध से लोग नशे में थे। जुन एर, क्या अंकल गु ने तुम्हें जियो परिवार में जाने देने की बात फिर से तुमसे कही है? चलते चलते गु शियाओ ने पूछा। वह जानता था कि गु जुना अभी भी गु दुनिया में रह सकती है और जियो परिवार में नहीं जा सकती है। इसका कारण पूरी तरह से उसके कारण ही था। गु युआन के पास कुछ ऐसा था जो वह उससे चाहता था, और पूरे गु कबीले के पास भी कुछ ऐसा था जो वे उससे चाहते थे। वे हमेशा मानते थे कि उसके पास चौंकाने वाले रहस्य हैं, सम्राट बनने का अवसर। गु कबीले के लोगों के लिए भी उसका अस्तित्व प्राचीन जेड से ज्यादा महत्वपूर्ण था। कुल मिलाकर प्राचीन जेड के 8 टुकड़े थे, और उन सभी 8 को इकट्ठा करके ही प्राचीन सम्राट की गुफा खोली जा सकती थी, लेकिन ये कितना मुश्किल था। लेकिन वह गु कबीले में था। वह अच्छी तरह जानता था कि वे लोग गु कबीले को मजबूत करने के लिए उसके रहस्यों का पता लगाने की कोशिश में अपना दिमाग खपा रहे थे। गु जुन एर उसके बहुत करीब थी, उसके साथ अच्छे संबंध बना रही थी, और वे लोग स्वाभाविक रूप से आपत्ति नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उसे गु कबीले से ज्यादा जुड़ाव महसूस होगा और गु कबीले से ज्यादा लगाव होगा। जब तक वह वहां था, वे लोग गु जुन एर पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। लेकिन वास्तव में उसके पास सम्राट बनने के लिए कोई चौंकाने वाले रहस्य या अवसर नहीं थे। अंत में ये सब व्यवस्था द्वारा स्थापित एक गड्ढा था। तथाकथित घटनाएं सभी व्यवस्था द्वारा व्यवस्थित की गई थीं। वह बस एक तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसका शरीर आज भी सीलबंद है। उस समय से पिताजी ने इस मामले का जिक्र जुना से नहीं किया, उसने कहा। जैसा कि गु जियाओ ने उम्मीद की थी, गु जुना के शब्दों ने उसके अनुमान को सही साबित कर दिया। ऐसा लगता है कि उस समय जुना का रोना बहुत प्रभावी था, गु शियाओ ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। उस समय गु जुना सिर्फ 4 साल की थी। हालांकि वह जल्दी परिपक्व हो गई थी, लेकिन 4 साल की उम्र में वह सिर्फ 7 या 8 साल की थी, जबकि अब उसका दिमाग 12 या 13 साल की लड़की से कम नहीं था। इसलिए जब उस पर ज्यादा दबाव डाला जाता था, तो वह वहीं रो पड़ती थी। गु शियाओ को अतीत का जिक्र करते हुए सुनकर गु जुना का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। यह अब तक की उसकी एकमात्र शर्मनाक बात मानी जा सकती है। वह बच्ची होने के बाद से केवल एक बार रोई थी। भाई गु शियाओ, गु जुना ने अपने होंठ काटे, उसकी आवाज में शर्म और झुंझलाहट का भाव था। ठीक है, मैं इसे अब और नहीं कहूँगा। गु जियाओ स्वाभाविक रूप से जानता था कि गु जुना पतली चमड़ी वाली थी,
इसलिए जब उसने देखा कि वह शर्मिंदा थी, तो उसने तुरंत विषय को रोक दिया। चलो वहाँ बैठते हैं, जुना, गू शियाओ ने धीरे से कहा और पास ही में एक छोटे मंडप की ओर इशारा किया। ठीक है, गू जुना ने जवाब दिया, अपने छोटे पैरों को हिलाते हुए, और गू शियाओ के साथ दूरी पर स्थित गज़ेबो की ओर चलते हुए। मंडप के अंदर एक पत्थर की मेज थी। गू शियाओ और गू जुना अक्सर यहीं खेलते थे, यहाँ अक्सर फल और पेस्ट्री तैयार की जाती थी। दोनों छोटे बच्चे पत्थर की मेज पर बैठकर पेस्ट्री खाते थे, और थोड़ी देर के लिए माहौल बहुत सामंजस्यपूर्ण हो गया था। ऐसा लगता है कि तुम दोनों छोटे बच्चे आज बहुत अच्छे मूड में हो, उन्होंने कहा। उनके कानों में एक हल्की हंसी गूंजी, और गू युआन की आकृति अचानक उनके सामने प्रकट हुई। वह चुपचाप उन दोनों को देखता रहा, उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। पिता, अंकल गू युआन को आते देख, गू जुनर और गू जियाओ ने एक साथ आवाज लगाई, और गू जुना पत्थर की बेंच से नीचे उतरी और खुद को गू युआन की बाहों में फेंक दिया। Join my Telegram channel for next episode.